हेलो बच्चा पार्टी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिविक्स का 9th क्लास का पहला चैप्टर जो है डेमोक्रेसी। तो हम इसमें देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी की, और हम इस चैप्टर में बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे। तो बेसिकली ना आपको कुछ नहीं करना है, आपको आज के चैप्टर के लिए सिर्फ बैठ के विस्तार से कहानियाँ सुननी है कि भाई अलग अलग देशों की कहानियाँ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो जैसे आपने पहले भी कुछ अपने क्लासेस 8 7th में पढ़ा होगा कि कुछ कुछ तरीके की हमारी गवर्नमेंट होती है जो देशों को गवर्न करती है या फिर रूल करती है, मतलब देश को चलाती है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि राजा अपनी काफ़ी बार अपनी प्रजा चलाते हैं। अच्छा, वो नहीं तो काफ़ी बार आर्मी जो है वो रूल में आ जाती है कि नहीं। जैसे कि आपको नाजीज़ के बारे में मालूम होगा, आपको हिटलर की जस्ट थोड़ी बहुत कहानी पता होगी कि हिटलर ऐसे ऐसे जर्मनी में था, है ना। तो वो जो था वो हिटलर का रूल था उस देश के ऊपर। अच्छा, अभी अगर हम जैसे देखा जाए तो इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, तो हम बहुत एकदम ना उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि चलो अभी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन बनेंगे नए वापस, इलेक्शन का क्या होगा परिणाम। तो ये सब हम नहीं सोचते रहते। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि एक कंट्री चलाती है। पहले ज़माने में क्या होता था, एक निर्धारित ऐसे बॉर्डर्स इतनी खास नहीं थी किसी भी कंट्री की, तो इसलिए वो ना राजाएं रूल करते थे, यानी कि मोनार्की रूल होता था पहले। सो दैट राजा अपनी प्रजा को रूल करता था, ये तो हम भी जानते हैं। इवन इंडिया की भी अगर बात करो तो कितने छोटे छोटे राज्य होते थे इंडिया में, है कि नहीं। अभी आप जिस भी रीजन में बैठ के देख रहे हो, आपको मालूम है कि उस रीजन में भी बहुत साल पहले ना कोई तो राजा था। तो हमारे जैसे पहले राजा होते थे, फिर राजा हटा के आज हम डेमोक्रेसी में हैं, हम रिपब्लिक हैं, है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं। और डेमोक्रेसी चलती, तो क्या है, क्या ये सब डेमोक्रेसी क्या है, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। डेमोक्रेसी जो है ना बच्चों, वो दो वर्ड से मिलके बनती है। एक आ जाता है डेमोस और दूसरा आ जाता है क्रैशिया, और उसको अगर हम साथ में देखें तो डेमोक्रेशिया, ऐसा इसका ये पूरा वर्ड होता है। अब ये जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसको लैटिन मत बोल देना, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। क्योंकि साइंस में जितनी चीज़ें ना वो लैटिन से बहुत आती है, यहाँ पे लैटिन नहीं, ये ग्रीक वर्ड है। तो डेमोस का मतलब होता है ग्रीक भाषा में पीपल, और क्रैशिया का मतलब होता है टू रूल। तो अब आप समझ जाते हो कि तो डेमोक्रेशिया का मतलब फिर क्या आएगा कि पीपल टू रूल, यानी कि लोगों की सरकार। अच्छा, इसको चलो आप फिर आपको अगर ये इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है तो आप सोचो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में डेमोक्रेसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो अब जैसे बात समझ में आ गई आपको, वैसे ही ग्रीक में भी होता है, हमारे भी में लोकतंत्र मतलब क्या, लोगों की, तंत्र सरकार, तो लोगों की सरकार। हिंदी में लोकतंत्र, ग्रीक में डेमोक्रेशिया, और वही इंग्लिश में आ जाता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कुछ ऐसी चीज है कि भाई ये लोगों की सरकार है, और डेमोक्रेसी की ही सरकार आज सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है और सबसे ज़्यादा जानी मानी सरकार है। और जितनी भी कंट्रीज़ है ना, एटलीस्ट 21st सेंचुरी में, वो तो सारी कंट्रीज़ ट्राई भी कर रही हैं कि वो डेमोक्रेटिक बने, जो नहीं है वो भी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत पावरफुल चीज़ है उस सरकार में। तो बेसिकली पावरफुल चीज़ पता है क्या है, वो ये है कि लोगों की सरकार में, यानी कि डेमोक्रेसी में पीपल, लोगों के पास हक होता है अपनी सरकार चूज करने का। बेसिक डेफिनेशन यही है कि भाई डेमोक्रेसी में तुम जो हो अपने खुद के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसको चूज कर सकते हैं। मतलब जो जनता है अपनी, वो खुद चूज करती है कि भाई तुम्हें क्या, किस पर इलेक्ट होके किस रिप्रेजेंटेटिव को हमें आगे लाना है, क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन। तो ये सब हम डेमोक्रेसी में चूज कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छी सरकार है देखा जाए तो। अच्छा, और डेमोक्रेसी की ना एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन जी दे के गए थे। तो उन्होंने ये डेफिनेशन बोली थी, ये भी बहुत प्रसिद्ध डेफिनेशन है। उन्होंने बोली थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, इससे तो सारा ही कुछ समझ आते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है क्या। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि
लोगों की सरकार लोगों से बनी हुई सरकार है और लोगों के लिए सरकार है कि नहीं? इसको हिंदी में अगर हम देखें तो कितनी इजीली हम समझ जाते हैं कि ये डेमोक्रेसी क्या है। तो अब इससे तो काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। मतलब भैया लोगों की सरकार है और लोगों के लिए सब बनी हुई सरकार है और वो भी लोगों से बनी हुई सरकार है। तो जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि आपको हक मिलता है यहाँ पे अपने लीडर्स को चूज करने का, इसीलिए डेमोक्रेसी इतनी अच्छी मानी जाती है। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी सरकारें ऐसी है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? कौन सी सरकार है जो डेमोक्रेटिक नहीं है? अगर मैं आपको चलो अभी पूछ लूं ऐसे ही, ठीक है, अगर कोई राजा प्रजा को रूल कर रहा है तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? क्या वहां पे लोगों को हक मिल रहा है अपने राजा को चूज करने का? नहीं मिल रहा है। हमें सबको मालूम है राजा का जो बेटा है वो ही नेक्स्ट राजा बनता है। हम कौन सा नॉर्मल लोग तो राजा बन ही नहीं पाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे हिटलर जैसे किसी का राज हो गया, डिक्टेटर का किसी का राज हो गया, आर्मी का रूल हो गया, तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। वहां पे तो लोगों की एक नहीं सुनी जाती। तो कौन सी चीजें डेमोक्रेसी नहीं है ना, उसके लाइव एग्जाम्पल्स की अब बात करते हैं। ये जैसे मैं बता रही थी वैसे ही एक्चुअल जिंदगी में कंट्रीज के साथ हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें तो म्यांमार में अभी ना आर्मी रूल चल रहा है, ठीक है। म्यांमार बड़ी नॉर्मल चल रही थी एक दिन और सडनली वहां पे आर्मी रूल आ गया। तो जब आर्मी रूल आता है तो क्या लोगों ने आर्मी को इलेक्ट करके बोला कि भाई तुम अभी आज से कंट्री संभालना म्यांमार की, या फिर आर्मी ने खुद ब खुद आके वो कंट्री संभालने लग गया? यही चीज थी, आर्मी खुद ब खुद आके संभालने लग गई। लोगों ने तो इलेक्ट ही नहीं की थी आर्मी। एंड जस्ट बिकॉज ऑल दोज इन द आर्मी हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द कंट्री, जस्ट बिकॉज लोग आर्मी में थे, जो आर्मी में सर्व करे थे, वो ऑटोमेटिकली कंट्री के रूलर्स बन गए भाई, वो लीडर्स बन गए। बताओ अभी आप। तो ये तो यहाँ पे नॉर्मल जनता ने तो उनको इलेक्ट ही नहीं किया था, तो ये कैसे डेमोक्रेसी हो गई? बराबर है। अच्छा, दूसरा अगर एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता लेना है ना, तो चिली जो कंट्री है ना हमारी, कहाँ पे है चिली कंट्री? साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है। तो ये जो कंट्री है ना, यहाँ पे 2006 वगैरह के आसपास एक डिक्टेटर रूल चल रहा था। वो डिक्टेटर था उनका ऑगस्टो पिनोशेट। तो वो भी जैसे डिक्टेटर था, डिक्टेटर को कभी भी लोग चूज नहीं करते, कभी भी डिक्टेटर को इलेक्ट नहीं करते। तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी तक तो आपको एक क्लियर हो गया कि भाई जहाँ पे भी लोगों की मर्जी ही नहीं थी, जहाँ पे लोगों ने किसी को इलेक्ट ही नहीं किया, वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। ये तो बात एकदम मतलब दिमाग में घुसानी है ना। अच्छा, अब हमारी एक और कंट्री है, ठीक है, सऊदी अरेबिया। आजकल तो न्यूज़ में बड़ी पॉपुलर है ना। तो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, वहाँ पे आपको मालूम ही होगा मोनार्की चल रही है आज, यानी कि उसका जो राजा है वो रूल कर रहा है सऊदी अरेबिया को। तो अब आप बताओ कि वहाँ के जो किंग्स हैं वो जब जब रूल करते हैं कंट्री को, तो क्या लोग उनको चूज करते हैं? लोग इलेक्ट करते हैं उनके राजा को? नहीं करते इलेक्ट। तो वहां पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी उधर भी नहीं है। तो फिर डेमोक्रेसी मतलब क्या होती है? क्या सिर्फ इलेक्ट करना ही डेमोक्रेसी होती है कि भाई चलो यहाँ पे 4-5 लोग खड़े थे, मैंने किसी एक को, या मेरे साथ और भी 4-5 लोग हैं, हम सब ने किसी एक को इलेक्ट कर दिया, बस हम भी बोल दिया कि भाई हम भी डेमोक्रेसी हैं, हम भी डेमोक्रेटिक हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं, हम हर चीज को रूल आउट नहीं करते, हम बहुत सारी चीज देखते हैं। देखो अभी कैसे होता है, काफी बार लोग जो हैं, ठीक है, क्लास की बात कर रही हूँ मैं, काफी बार लोग जो हैं बच्चों में कुछ बार होता है क्लासेस में, ट्यूशंस में, कभी कभार, है ना, अगर कहीं पे प्रेजेंट टेंस लग रही है और आपका दोस्त मौजूद नहीं है और आपको मालूम है कि भाई वो दोस्त का रोल नंबर आ रहा है, तो आप हाथ उठा के बोलते हो क्या कि हाँ भाई प्रेजेंट सर, है ना? सपोज यहाँ पे ए पर्सन है, वो मौजूद ही नहीं है आपका दोस्त, और आप बोलोगे ए प्रेजेंट, बाद में छुप जाओगे, फिर सर देखेंगे अरे हाँ ए तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो फिर उस बंदे ने अपनी भी प्रेजेंट टेंस लगा दी और अपने दोस्त की भी लगा दी जो मौजूद ही नहीं था, है कि नहीं? तो ये चीज तो डेमोक्रेसी में भी कर सकते हैं लोग। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ पे कौन देख रहा है कि भाई मैं एक ही, अगर मैंने यहाँ पे 4 बंदों में से किसी एक बंदे को इलेक्ट करना चाहा, ठीक है, और मैंने इलेक्ट कर दिया, फिर मैंने कहा कि नहीं मेरा ना डिसीजन बदल गया है, मैंने मेरे दोस्तों की बात सुनी, ये बंदा ठीक नहीं, अब मैं दूसरे बंदे को इलेक्ट करूंगी, तो मैंने ऐसे दो वोट डाल दी, यहाँ पे मैंने 2 इंसान को इलेक्ट कर दिया। ये नहीं चलेगा बाबा डेमोक्रेसी में। एक ही बार तुम्हें करना है जो भी करना है, अपना डिसीजन तुम्हें एकदम सख्त रखना है कि नहीं? तो ऐसे डेमोक्रेसी में सिर्फ यही नहीं होता कि आप इलेक्ट करो, और भी बहुत सारी चीजें डेमोक्रेसी में होती है। तो हम वो देखते हैं कि क्या है। अब इसको हम कहते हैं ना फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स है, कैसी कैसी चीजें होती है
जिसको मद्देनजर रख के हम बोल सकते हैं कि भाई जो कंट्री है, जो भी रीजन है, वो डेमोक्रेटिक है। तो वो फीचर्स हम देखते हैं। देखो 4 फीचर्स हैं जो आपके बुक में बताया गया, और ओवरऑल भी 4 फीचर्स ही होते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो फीचर ये है डेमोक्रेसी का कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि फाइनल जो डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन अगर किसी को कंट्री के लिए कुछ लेना है, ठीक है, तो जिन लोगों को जनता ने इलेक्ट किया है, जिनको लीडर बनाया है, भाई उन्हीं के पास जो है पावर होनी चाहिए। तो इसीलिए मेकिंग पावर जो होती है, इट मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो भाई लोगों ने इलेक्ट ही नहीं किया, कोई चौथा ही बंदा आके यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कोई डिसीजन ले रहा है, वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। वो कैसे होगी डेमोक्रेसी? लोगों ने चूज ही नहीं किया तुम्हें, तुम आके बोल ही कौन रहे हो, ठीक है। ये पहला तो पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट होता है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग। यानी कि ना डेमोक्रेसी की जो इलेक्शन भी जो चलती है हमारी कि भाई इसको चूज करना है, किसको चूज करना है, ये ना फेयर एंड फाइन एंड फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भाई इसको कर दिया, तुमने भी इसको कर दिया, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। और जो अभी करंटली पावर में हैं उनके भी कुछ प्रतिशत चांसेस होने चाहिए गिरने के। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई सारी जो पावर अभी अच्छी है वो अच्छी ही है सालों से? कुछ ना कुछ तो कमी, भाई इंसानों में भी कमी रहती है, वो तो हम पावर की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट उनमें भी रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, तीसरा फीचर है डेमोक्रेसी का, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। अभी जो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दिया था, अभी जो मैंने कहा था मैंने मेरा डिसीजन बदल दिया अब दोस्त की बात सुन के, अब मैंने दोनों लोगों को इलेक्ट कर दिया, ये नहीं होता। एक बार अगर इलेक्ट कर दिया है तो भाई एक ही वोट मेरे नाम का जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक और वोट दे दूंगी यहाँ पे मेरे दोस्तों की बात सुन के, ये नहीं होगा। फिर तो ऐसे जनता अगर 1 करोड़ है ऐसे तो फिर 2-2 करोड़ वोट चले जाएंगे, राइट। अच्छा, 4th फीचर है यहाँ पे कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ना एक रिटन किताब होती है, ठीक है, और ना रूल बुक होती है बेसिकली। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स या लीडर्स जो होते हैं ना किसी भी कंट्री के, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिकली रूल बुक में जो लिखे हुए रूल्स हैं उसका पालन करना ही पड़ता है। उनको कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो उनको वो रूल बुक के हिसाब से ही लेना पड़ता है। हम इसको और अच्छे से देखते हैं, ठीक है, अब देखेंगे। चलो, अब ये तो आपको भाई चीज़ें समझ आ गई कि ये डेमोक्रेसी के फीचर्स कैसे कैसे थे। तो अब आप बोलोगे तो ये तो चीज़ हर जगह होती है ना, ये फीचर्स देख के आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें हर जगह होती हैं, इलेक्शन हो रहे हैं तो अच्छे होंगे ही, अच्छे से होंगे। भाई मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि मैं 2-2 वोट जाके दूंगा। अब मैं इतने दूर से आ रहा हूँ तो मैं एक ही बंदे को वोट दूंगा, तो ये तो आपके दिमाग में आता होगा। पर ना क्या होता है कि एक्चुअल दुनिया में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। पता है क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सारे लोग ना बिल्कुल फेयर एंड अच्छे से प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, ठीक है। उसके पीछे मैं रीज़न भी आपको बताती हूँ, हम उस स्टोरी पे आने दो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अभी हम ना कुछ स्टोरीज देखेंगे, ठीक है, अभी आपको एकदम रिलैक्स रहना है। अब हम कुछ ऐसे कंट्रीज की कुछ कहानियाँ सुनेंगे और हम देखेंगे कि अच्छा कैसे कैसे इतनी उटपटांग अटपटांग चीज़ें हो गई हैं हिस्ट्री में, है ना, अलग अलग कंट्रीज में। तो बड़ा मजा आएगा अभी। और आपके दिमाग में कुछ ना क्वेश्चंस भी आते होंगे अभी कि चलो मैंने रूलर्स की बात कर दी, तो ये रूलर्स माने क्या, लीडर्स मतलब कौन से टाइप के लीडर्स हमें चूज करने चाहिए। अच्छा, कौन से टाइप के इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, है कि नहीं, तो कौन से प्रकार के इलेक्शन ही डेमोक्रेटिक माने जाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी सवाल आ सकता है कि कौन से टाइप के रूलर्स जो हैं वो इलेक्ट हो सकते हैं लोगों से, और बहुत सारे प्रकार की चीज़ें। एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है भाई, ये भी तो मुझे बताओ। मुझे अच्छे से क्लियर हुआ ही नहीं है, तो हो सकता है ये सारे डाउट्स आपको हैं। तो अभी ना कोई दिक्कत की बात नहीं, अब हम आराम से बैठ के पहले कहानियां सुनेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे एक एक कहानी ना एक एक डेमोक्रेसी के फीचर को बताती है। तो वो देखते हैं। फीचर भी मैं वापस रिवाइज आपको करा दूंगी, पहले आराम से बैठ के हम कहानियां सुनते हैं, ठीक है। अभी भूल जाना चैप्टर के बारे में, अभी हम कहानी सुनेंगे बैठ के, ठीक है। तो
सबसे पहले तो भाई हम बात कर लेते हैं हमारे नेबर के बारे में, जो कि है पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान की कहानी से स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, तो बच्चों कैसा था ना कि 1999 का दौर चल रहा था, यानी कि कुछ साल पहले की जस्ट हमारी बात है, ठीक है। तो अक्टूबर 99 का दौर चल रहा था और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है, स्मूथली चल रहा था भाई, डेमोक्रेसी थी, आराम से दिन बीत रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब सडनली क्या हुआ, एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। अब इनका नाम था परवेज मुशर्रफ, इनके आगे जनरल लगाया जाता है क्योंकि वहाँ की जो आर्मी है, मतलब आर्मी तो हर जगह की रहती है, तो आर्मी में जो एकदम हाईएस्ट रैंकिंग होते हैं ना ऑफिसर्स, उनको जनरल बोला जाता है, उनको उपाधि दी जाती है। तो इसलिए इनके नाम के आगे जनरल परवेज मुशर्रफ होता है। जैसे आर्मी लोग पर्सनल के आगे कर्नल लगता है, लेफ्टिनेंट कर्नल लगता है, उसी तरीके से जनरल भी लगता है, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ी और समझनी है ना, तो ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, ये वही व्यक्ति हैं जिनके कारण कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा 1999 में ना कारगिल वॉर हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था ये, और वहाँ पे इंडिया ने विजय हासिल कर ली थी, और इसलिए हम विजय दिवस उसके रीजन से भी मनाते हैं, है ना। तो जो कारगिल वॉर भी जैसे हुआ था ना, तो वो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, इन्हीं के आने के बाद हुआ था वो, ठीक है। तो वैसे ही चल रहा था भाई नॉर्मल दौर। अब यहाँ पे व्यक्ति आ गए जनरल परवेज मुशर्रफ। अब इन्होंने क्या किया, सडनली एक मिलिट्री कू कर दिया। अब मिलिट्री कू क्या होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर जो भी इलेक्टेड सरकार है, उसको मिलिट्री ने हटा के वो खुद राजगद्दी पे बैठ गए, वो खुद अब रूल करने लग गए, तो इसको कू कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कंट्रीज में होता है। अच्छा, और दूसरी चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, इसको हम कू कहते हैं, COO, इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसको कूप मत बोलना, बोल देना। बहुत से बच्चे पहले स्टार्टिंग में ना कूप बोल देते हैं, पी साइलेंट है, यहाँ पे कू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया और ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट विच वाज चूजन बाय द पीपल। भाई लोगों ने सिलेक्ट की हुई गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद राजगद्दी पे बैठ गए मिलिट्री के साथ, और उन्होंने अपना भाई अब खुद को उपाधि दे दी चीफ एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लेटर ये चीफ एग्जीक्यूटिव की भी उपाधि हटा के प्रेसिडेंट की उपाधि खुद को दे दी, मतलब उन्होंने खुद ही को डेजिग्नेशन दे दी प्रेसिडेंट की। यानी कि उनका स्टार्टिंग से मकसद प्रेसिडेंट ही था, वो तो मिलिट्री कू के द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव नाम उन्होंने उपाधि दे दी ताकि लोगों को एकदम से आइडिया ना लगे कि भाई ये प्रेसिडेंट के गद्दी पे बैठने चाहते हैं, तो ऐसा कर दिया। और उसके अलावा 2002 में यानी 2002 में ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन पाकिस्तान विच ग्रांटेड हिम 5 years एक्सटेंशन ऑल्सो। यानी इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेसिडेंट तो बनाए खुद को, और उसके बाद उन्होंने खुद ही को 5 साल और बता दिए कि भाई मैं और 5 साल अभी राज करूंगा। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है, अगर इंडिया में नॉर्मल चल रहा और सडनली कोई मिलिट्री को कर दिया और कोई मिलिट्री का आदमी आके यहाँ पे राजगद्दी पे बैठ गया, सडनली पूरी कंट्री को रूल करने लग गया, और फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गया, और फिर बाद में खुद ही को उसने बोल दिया कि मैं अभी और 5 years रूल करता रहूंगा, तो कैसी बुरी स्थिति हो जाएगी वहां पे, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति हो गई थी पाकिस्तान में 2002 1999 के वक्त। तो इसमें आप पूछोगे कि अभी तो लोगों ने क्या किया, तो लोग क्या शांत बैठे थे? एक्चुअली नहीं, लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, लोगों ने आगे बहुत क्रिटिसाइज किया। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आउटरीच फ्रॉम मीडिया होने लग गया। सबसे पहली बात तो भाई कुछ भी गदर हो जाता है तो हमारे यहाँ पे न्यूज़ मीडिया जो है हर जगह ही, मतलब वो तो बोलने लगती है। तो इतना ही नहीं, पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि लोगों के हित में बात करते हैं, लोगों के राइट्स के लिए बात करते हैं, और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो है, पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, पूरी डेमोक्रेसी को, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो इन्होंने रेफरेंडम लगाया है ये बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ये आर्ग्यूज एंड स्टेटमेंट्स लगाने चालू कर दिए। अच्छा, उसके अलावा इन 2002 और भी चीज़ें हुई। इसके अलावा क्या हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क दैट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जैसे मैं अभी आपको कुछ वक्त पहले बता रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन ना बेसिकली एक रूल बुक जैसी किताब रहती है। हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पर अभी के लिए आप समझ लो कि दिस इज लाइक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है ना, रूल बुक वैसी रहती है, जिसमें सारी एक बताया जाता है कि भाई हमारी कंट्री ऐसे रूल करेगी, ऐसे टाइप से चलेगी, तो ऐसे रूल बुक होती है। उस रूल बुक में चेंजेस करना अच्छा होता है समय के साथ, पर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब
पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कब से कितने सारे लोगों से पूछ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और उसको तुम सडनली बदल दोगे, ऐसा नहीं होता। आप अमेंड कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें अमेंड हो सकती हैं उसमें, बदल ही नहीं जा सकती। पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको पूरा बदल ही दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया पाकिस्तान का। और ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं रहता है भाई कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज ऑल्सो, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो ये करूँगा कि भाई ये रूल आ जाएगा कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, मतलब जो भी नेशनल और प्रोविंशियल जो भी असेंबलीज होती है उसको मैं डिसमिस करता हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं उनको। ऐसे ये सब चेंजेस कर दियो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर किसी ने विदाउट किसी के सलाह मशवरा करके डायरेक्ट अपना ही डिसीजन मान दिया, ये तो मतलब गलत बात हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पे ना एक सिविलियन कैबिनेट नाम की एक चीज़ थी उनके पार्लियामेंट में। अब जो सिविलियन कैबिनेट था, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी कि उनकी जो सिविलियन कैबिनेट थी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो सुपरवाइज करती है सिविलियन कैबिनेट को। वो सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स बन गए वहाँ पे, जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो सारे इसका पार्ट बन गए। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। अभी आप जैसे हमारे भी पार्लियामेंट में देखो तो ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई मिनिस्ट्री का कोई भी, आप चलो वेलफेयर मिनिस्ट्री कुछ भी ले लो, उसके सारे के सारे सदस्य मिलिट्री पुलिस वाले सारे बन गए। भाई लोग इलेक्ट करते हैं ना उनको, वही तो बात होती है यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे हुआ ही नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ही जो थे वो डोमिनेट हो गए। उसके अलावा पावर टू जनरल आ गई, यानी कि इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स had some power but the final decision was with military officers and general। इसका मतलब है कि दिखावे के लिए तो पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे, नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे पावर में लाना है या नहीं लाना, इसका फैसला लोग नहीं कर रहे थे एक्चुअली। वो कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ जी और उनके बाकी मिलिट्री के सदस्य। यानी कि दिखावा तो लोगों को लग रहा था कि भाई हम इलेक्ट करें, एक्चुअली लोग इलेक्ट ही नहीं करते। वहां पे जाके वो डायरेक्ट मना कर देते थे कि इस बंदे का नाम आ गया, आई रिजेक्ट, आई रिफ्यूज, जबकि ये नहीं हो सकता है ना। तो वो उन्हीं को सपोर्ट करते थे जो उनको सपोर्ट करेगा। वैसी चीज हो रही थी वहां पे, तो दिखावे के इलेक्शंस हो रहे थे बट एक्चुअल इलेक्शंस नहीं हो रहे थे उनके दौर में। तो ये कैसे डेमोक्रेसी हुई भाई? क्या ये डेमोक्रेसी हुई? है तो डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है यानी कि मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग इसीलिए तो इलेक्ट करते हैं ताकि जो लोगों ने इलेक्ट किए हुए लोग हैं वो जाके पावर ले, वो जाके डिसीजन ले। जिसको इलेक्ट ही नहीं किया वो कैसे डिसीजंस ले रहा है, वो कैसे पावर ले रहा है? तो ये जो है एक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हुई थी, तो बीच में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। अच्छा, फिर भी अगर बच्चों में डाउट आता है ना कि पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी है कि नहीं, तो ऑन पेपर्स पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ठीक है, बट वैसे देखा जाए तो नहीं है। बट ऑन पेपर्स तो भाई वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं हम हमारे दूसरे नेबर की कहानी, वो है चाइना। अब चाइना की कहानी देखते हैं। तो चाइना ना मतलब बड़ा तेज है, ठीक है, बहुत तेज कंट्री है। चाइना ने किया क्या? चाइना ने भी बहुत सारी गदर की हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वो है ही कम्युनिस्ट। पर उसके अलावा भी उन्होंने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिससे भाई लोगों को लगता रहे कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं और हम जो है बहुत फेयर इलेक्शन करें, बट एक्चुअली फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे चाइना में। तो देखते हैं अभी चाइना की कहानी। चाइना में कैसा था कि इलेक्शंस जो है वो तो रेगुलरली हेल्ड हो रहे थे एवरी 5 ईयर्स में। तो देखने से तो तीसरे बंदे को लेगा दूर से कि भाई चाइना में तो बहुत अच्छे से इलेक्शंस हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते जा रहे हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। तो वो तो इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, उनके पार्लियामेंट का नाम जो है, ये इतना बड़ा नाम है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, कुआंगो रेनमिन वाबियो दाइनी, बट ये आपको याद नहीं रखना, आपको नेशनल पीपल्स कांग्रेस याद रखनी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। तो इसके जो है इलेक्शंस चलते हैं हर 5 साल में, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि इलेक्शन तुम या तो 4 साल में करो, 5 साल में करो, 6 साल में करो, जब भी करना है करो, बट करो, ठीक है। तो ये लोग भी उसी तरीके से नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो हर 5 साल में चाइना में इलेक्शन करा रही थी। बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक सब समझ आता है।
पर उसके बाद क्या हुआ कि द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इन लोगों के पास पावर है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं इसी पार्टी के पास पावर है कि वो चाइना के का प्रेसिडेंट अपॉइंट करे या अलॉट करे, ठीक है। उसके बाद बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना एंड सम आर इलेक्टेड बाय आर्मी। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल में है, जो बंदे कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल में है, भाई वही बंदे खड़े हो सकते हैं, वही पार्टी खड़ी हो सकती है। बाकी जो अप्रूवल में नहीं है, अगेन वो दिखावा वाले इलेक्शंस होंगे, पर उसको पार्टी जो है अप्रूव ही नहीं करेगी। यानी कि ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस अप्रूव ही नहीं करेगी उनको। ये सब दिखावा तो चलेगा, जैसे अभी जस्ट हमने देखा दिखावे के लिए सब हो सकता है, पर आगे उसको अप्रूव ही नहीं करेगी। तो कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस ऑल्सो। ये बात है। उसके बाद नियरली 3000 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट हो गए थे अक्रॉस चाइना, और कुछ तो आर्मी से भी डायरेक्ट सिलेक्ट हो गए थे। पर बात यहाँ पे क्या थी कि पावर में सिर्फ वही लोग जाते थे चाइना में जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर थे, या उनके साथ उनकी अलायंस थी, या फिर बाकी 8 ऐसी स्मॉलर पार्टीज जो कि उस कम्युनिस्ट पार्टी की सहयोग में थी, यानी कि उनकी फ्रेंड थी, उनकी अलाई थी, वही लोग जाते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये तो मतलब ये बात हुई कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ, तुम जो मेरे दोस्त नहीं हो मैं तुम्हें अपॉइंट ही नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज हमारी जो कंट्री है वो कम्युनिस्ट कंट्री ही रहेगी। तो ये तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। इलेक्शन में तो कोई कैसे भी किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी अपने वैल्यूज से खड़ा हो सकता है। ये कैसे डेमोक्रेटिक हो गई भाई? ये तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, ये तो फिर कम्युनिस्ट बात हो गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बात है। आप बताओ यहाँ पे क्या ये डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। कितने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे कि एक तो फेयर इलेक्शंस हो नहीं रहे थे, इलेक्शन जो हो रहे थे वो ठीक नहीं थे, आप अपने दोस्तों को चूज करोगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देगा बस उसी को आगे करोगे, ये तो नहीं होता। जबकि डेमोक्रेसी में तो अलग अलग पार्टी जो है उसका हमें सुन के लेना पड़ता है। अलग अलग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चाहे अलग पार्टी से भी आए, उनकी धारणाएं कुछ और हो तो भी उनको सुन के लेना रहता है, उनके भी पक्ष हमें सुनने पड़ते हैं, और अगर वो पक्ष अच्छे हो तो उनको आगे भी लाना पड़ता है। ये नहीं होता कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ इसीलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट नहीं करूंगा, इलेक्ट नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। तो ये डेमोक्रेसी हुई नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं। ये तो कम्युनिस्ट वाली पार्टी हो कि एंड में गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है वो तो कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्म हो रही है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने चाइना भी चलो देख लिया। अब हम बात करते हैं एक और कंट्री की जो कि ना देखा जाए तो हमारे घर घर में बसी हुई है वो कंट्री। पता है कैसे? आप जैसे नाचोस खाते हो आजकल, है ना, कॉर्निटोज मिलते हैं आजकल, लेस के जगह तो भाई आ गए आजकल, हर कोई लेस छोड़ के कॉर्निटोज खा रहा है। टैको बेल की इतनी बड़ी चेन खुल गई है। ये सब कौन से कंट्री से आया है बताओ? कहाँ का खाना है ये है मेक्सिको का खाना। तो अब हम बात करते हैं मेक्सिको की। उनकी कंट्री में मेक्सिको को मेहिको कहते हैं, तो मेक्सिको की बात करते हैं। मेक्सिको में क्या चल रहा था? सबसे पहले तो बात ऐसी है ना कि जैसे हमें आज़ादी ब्रिटिशर्स से मिली, वैसे ही मेक्सिको को आज़ादी स्पेनिश एम्पायर से मिली। वहाँ पे स्पेन का बड़ा रूल था, इसलिए वो लोग स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है, ये हिस्ट्री है। तो उनको स्पेनिश एम्पायर से, यानी कि स्पेनिश लोगों से उनको आज़ादी मिली, जैसे हमें ब्रिटिश एम्पायर से मिली, बस उसी तरीके से। अब उनको आज़ादी एक्चुअली हमसे पहले मिली है मेक्सिको को आज़ादी मिली है 1930 में, 1930 में मेक्सिको को आज़ादी मिली फ्रॉम द स्पेनिश। अब वहां पे ना हर 6 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ तक तो फेयर एंड फाइन है। कुछ किसी का 4 होता है, किसी का 5 होता है, किसी का 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेक्सिको में 6 साल के इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट चूज करने के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ तक तो बराबर है। पर अब क्या है कि कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और अ डिक्टेटर रूल टिल 2002। एवरी इलेक्शन वाज वन बाय PRI। यानी कि कंट्री तो अभी उसका बैकग्राउंड देखो तो ना ही कि उसमें कभी डिक्टेटर रूल आया, ना ही कि उसमें कभी मिलिट्री रूल आया, कुछ ऐसा वो भी हुआ नहीं। तो मतलब कंट्री तो भाई स्टेबल है ऑन पेपर्स, और तीसरे बंदे को देखने में कंट्री स्टेबल है। लेकिन कंट्री तो स्टेबल थी नहीं। 2002 तक सारे के सारे इलेक्शन जो है वो एक ही पार्टी जीतती रही, जो है PRI। अब PRI का फुल फॉर्म जो है ना वो आपके किताबों में है नहीं, तो PRI एक पार्टी है मेक्सिको की। तो वही पार्टी, मतलब आप सोचो 1930 से 2002 तक एक ही पार्टी जीतती रही।
मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है ना? आप खुद सोचो, ऐसी पार्टी इतनी अच्छी है कि उसने इतने सालों तक कुछ कुछ भी नहीं बुरा किया, कुछ उसके ऊपर कुछ भी दूसरा पक्ष था ही नहीं, कोई अपोजिशन में था ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था कि भाई तुमने ये काम नहीं किया, ये गलत किया, ये नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, ऐसा एक भी इंसान नहीं था। ये तो मतलब ये तो क्या बोलेंगे इसको, ये तो हेवन हो जाएगा फिर, जहाँ कोई अपोजिशन नहीं, कुछ पक्ष ही नहीं है। तो ऐसा नहीं था, एक्चुअली बात कुछ और ही थी, दाल जो है पूरी ही काली थी यहाँ पे। तो हुआ क्या था कि अपोजिशन पार्टीज एक्चुअली थी, अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शंस, लेकिन दे नेवर सीम टू विन, यानी कि हमेशा ही पीआरआई जीतती रही। यानी कि क्या अपोजिशन नहीं थी? अपोजिशन थी, पर वो कभी जीत ही नहीं पाई। तो क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि मेक्सिको के जो पार्टी वाले लोग थे ना, मतलब पीआरआई के जो लोग थे, वो बड़े डर्टी ट्रिक्स खेलने लग गए टू विन द इलेक्शन। बहुत डर्टी ट्रिक्स खेलने लगे, भाई उन्हीं को पावर में जाना था। अब अगर आप सवाल पूछो ना कि भाई क्यों पावर में जाना होता है, ऐसी ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि सबको पावर में जाना है ना, ये बहुत बेसिक डाउट आ जाता है। तो बच्चा एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि जैसे सबकी एक एक ऑक्यूपेशन होती है ना। जैसे आपने देखा होगा, इंजीनियर्स होते हैं, कंपनी में काम करते हैं लोग, एसोसिएट्स रहते हैं, बिजनेस लोग के लोग रहते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, सबके ऐसा प्रोफेशन होता है। तो वैसे ही ना पॉलिटिशियन भी एक प्रोफेशन हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जब लोग अच्छा करते हैं, कोई भी आप नॉर्मल जॉब में देख लो, जब इंसान बहुत अच्छा करता है, वो बहुत काम करता है और वो बहुत अच्छे से काम करता है, उसको ज़्यादा काम मिलता है, बोलते हैं दो क्या सॉरी 10-20 साल तक काम करते हैं, तब जाके बोलते हैं इसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत जाना माना बंदा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जॉब में हम सुनते हैं ये। आपके पेरेंट्स का ही देख लो, जो जॉब इतने सालों तक अच्छे से करता है, सारे सब कुछ अच्छे से काम करता है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही पॉलिटिशियंस जो है वो भी अपना जॉब ही कर रहे हैं। तो उस जॉब को बरकरार रखने के लिए वो ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ही पावर में रहें और उनकी कभी गद्दी ना जाए, उनकी कभी जॉब ना जाए। ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है पॉलिटिशियंस को हमेशा इलेक्शन जीतना, ऐसे उनको लगता है कि भाई मैं जीतूं मैं जीतूं, उनके लिए इट्स अ जॉब, इट्स एन ऑक्यूपेशन, दैट्स वाई। तो पीआरआई पार्टी की भी सेम थिंकिंग थी, उन्होंने डर्टी ट्रिक्स यूज किए। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टीचर्स जो है, यानी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको बोला कि तुम पेरेंट्स को फोर्स करो टू वोट फॉर पीआरआई। मतलब ऐसा नहीं करना कि आप किसको वोट कर, जैसे यहाँ पे इंडिया में कायदे से बोलना पूछना नहीं रहता, आपने किसको वोट किया बताना भी नहीं रहता, पर यहाँ पे तो मतलब टीचर्स मुंह पे बोल रहे हैं, पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप पीआरआई को नहीं वोट करोगे तो फिर हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। ये कोई बात ही नहीं होती है। उसके अलावा मीडिया ऑल्सो इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन पार्टी। मतलब उन्होंने जो अच्छे काम कर रहे थे बेचारी अपोजिशन पार्टी, उनको इग्नोर कर दिया मीडिया ने। मीडिया का तो काम होता है ना दोनों पक्ष को बराबर रखने का। अच्छा इतना ही नहीं, इवन जो पोलिंग बूथ्स थे वो भी जो पीआरआई पार्टी थी वो लास्ट मोमेंट पे हटा देती थी, यानी कि पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मोमेंट। तो वोटर्स को पता ही नहीं चलता था कि ये पोलिंग बूथ है कहाँ। तो इस चक्कर में जो अगर वो अपोजिशन को रूल करने जाते भी थे, वोट करने जाते भी थे, तो फिर वापस वो कर ही नहीं पाते थे क्योंकि वो पोलिंग बूथ ही हटा दिया था एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इट हैड मेड वोटर्स वेरी डिफिकल्ट टू वोट, टू कास्ट देयर वोट्स, है ना। ये ऐसे सब हरकतें बहुत मतलब पीआरआई ने की है। तो ये सब मतलब क्या दिखाता है हमें, चाइना और मेक्सिको की हरकतें हमें बताती हैं कि ये कोई फेयर इलेक्शंस नहीं थे, ये अनजस्ट इलेक्शन थे, अनफेयर थे, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं थे। जबकि इन डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शंस लगा दो, दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये तो कोई भी लगा दे ना, ऐसे सिर्फ इलेक्शन लगाने में दिखावा हो जाए, दिखा रहे हो तुम दुनिया को कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं, सिर्फ दैट इज नॉट सफिशिएंट। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। लोगों के पास चॉइस तो होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे को चूज कर सके, तभी तो वो डेमोक्रेसी सही मायने में कहलाई जाएगी। अभी अगर मैं किसी दुकान में चली गई और मैंने उनको बोला कि भैया मुझे कुर्ती दिखाइए, और वो बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, आप एक ही है एक ही देख लो। अब मेरे पास कुर्ता नहीं है तो मुझे लेना पड़ेगा वो, पर ये कोई बात ही नहीं होती। मुझे और चॉइसेस दो भाई कुर्ते के, तब तो जाके मैं चूज कर पाऊँ। अब यहाँ पे अगर लोगों के पास ऑप्शन नहीं तो वो कैसे चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इट मस्ट ऑफर a choice between the political alternatives. उसके अलावा should have a possibility for the people to use its choice to remove the existing rulers. अगर existing rulers या leaders कुछ ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना रूलर्स या लीडर्स पे भी। अब आज भी देख लो कितने साल हो गए जो क्रिटिसाइज करते हैं हमारी अभी की गवर्नमेंट को, जैसे कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी क्रिटिसाइज करने को। तो अगर क्रिटिसाइज करने को चीज़ें हैं
तो एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए फॉर द पीपल टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स या लीडर्स। ऐसे चॉइस ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, जो है वो है, टेक इट और लीव इट, ऐसे नहीं होता है। ये टेक इट और लीव इट वाली चीज़ें है ही नहीं, यह डेमोक्रेसी की बात हो रही है ये। अच्छा, 3 और ऐसे कंट्रीज़ की बात करते हैं जहाँ पे अगेन जो है डेमोक्रेसी के एक बेसिक मुद्दों पे आर्ग्यू उठाया गया है, क्योंकि बेसिक मुद्दों को उन्होंने वापस नाकारा है कुछ ऐसे कंट्रीज ने। सबसे पहली बात तो क्या है ना कि डेमोक्रेसी एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में फॉलो करता है, यानी कि जो अडल्ट है, जो भी इंसान 18+ है, अडल्ट है, वो इंसान वोट कर सकता है, वो आदमी वो औरत वोट कर सकती है, उसको लीगल अधिकार है। अगर आप बोलोगे कि नहीं औरतों को वोट ही नहीं करने देना, ऐसे नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई कि मैंने बोला कि मैं आपकी टीचर बन जाऊं और यहाँ पे लोगों ने बोला कि नहीं आप नहीं बन सकते, मैं आप बोलूँगी नहीं मैं तुम्हारे वोट को मानती नहीं, मैं तुम्हें हक ही नहीं देती बोलने का। ऐसे होता ही नहीं है, ये डेमोक्रेसी ही नहीं है। पर ये चीज़ ना सऊदी अरेबिया में नहीं थी, ये उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वल राइट्स टू वोट को ही तवज्जो नहीं दी, यानी कि 2015 तक वहाँ की औरतों के पास वोट करने का अधिकार ही नहीं था। ये तो कोई बात ही नहीं होती है, आप अडल्ट हो फिर भी आपके पास वोट करने का, जो कि एक बहुत बेसिक ह्यूमन राइट है, वो है ही नहीं। आप चूज नहीं कर सकते कि तुम्हें किसको मुझे वोट देना है, किसको मैं इलेक्ट करना चाहूंगी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इक्वल पॉलिटिकल राइट जब, यानी कि सारे अडल्ट जो है उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर, यहाँ पे सऊदी अरेबिया कर ही नहीं रहा था। 2015 में जाके औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस का भी हक मिला है और वोटिंग आईडी, यानी कि वोटर बनने का भी हक मिला, उनको वोटिंग आईडी या वोटर आईडी दिया गया है। ये तो कितनी बड़ी बात है, ये है कि नहीं। हमारे मतलब क्या 9 साल जस्ट पहले ये सब चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, ये कैसे ऐसे पॉसिबल है। उसके बाद एस्टोनिया जो है, एस्टोनिया की कंट्री में कैसा है ना कि रशिया के कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी में, पर और बाकी लोग एस्टोनियंस हैं, पर रशिया के कुछ लोग हैं जो माइनॉरिटी में एस्टोनिया में रहते हैं। तो अगर तुम कहीं भी किसी कंट्री में रहते हो और तुम उस कंट्री के सदस्य बन गए हो ना, तो तुम्हें तुम्हारा जो वोट है उसको मायने दिया जाएगा, तुम्हारे वोट को सुना जाएगा। पर अगर एस्टोनिया जैसे कंट्री में, जैसे रशियन माइनॉरिटी जो है, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैव द राइट टू वोट, तो ऐसे कंट्रीज में डेमोक्रेसी कैसे हो गई वो। मतलब ये तो फिर डेमोक्रेसी का सही चीज़, जो एक बेसिक रूल था, एक बेसिक फीचर था डेमोक्रेसी का, कि भाई हर इंसान को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट या 1 अडल्ट 1 वोट, ये वहाँ पे लागू ही नहीं था, ये लोग मानते ही नहीं थे। जो रशियन माइनॉरिटी के हैं उनको वोट करने का अधिकार ही नहीं। अच्छा, उसके अलावा फिजी जैसी एक कंट्री की बात करें तो फिजी में ना, ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है ये। फिजी में एक्चुअली ना जब ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में, तब बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को वहाँ पे एज स्लेव्स भेज दिया था फिजी में। तो वो इंडियंस ना एक्चुअली वापस नहीं आए, वो वहीं पर रह गए, वो आज फिजियंस ही हैं। लेकिन उनकी एथनिसिटी जो है होती है, एथनिसिटी मतलब वो रंग रूप भाव कैसे होगा उनका, वो इंडियन है। मतलब वो है तो इंडियन ना, वो तो फिजी में जाके बस गए बात और है, पर वो है एथनिसिटिकली वो इंडियन है। तो वहाँ पे जो इंडिजिनस फिजी है, यानी कि जो वहीं के बसे हुए फिजी, जो वहाँ पे कभी हिले ही नहीं, वो है उनके खून में ही फिजी है। तो वो जो इंडिजिनस फिजियन है, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है देन एन इंडियन फिजियन। तो अगेन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। आपके कंट्री में कोई आके बसा है, आपके कंट्री का सदस्य है, तो उसको भी वोट का अधिकार पूरा पूरा होना चाहिए, उसके वोट की पूरी पूरी वैल्यू होनी चाहिए। ये कर ही नहीं, ऐसे भेदभाव आप कर ही नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, एथनिसिटी, कास्ट, ये सब नहीं होता है वोट में। जो भी है, कोई भी इंसान वोट दे सकता है अगर वो अडल्ट है तो, सिंपल सी बात है। तो फिजी, एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया यहाँ पे गलत जा रहे थे। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक और मज़ेदार कहानी जो कि जिम्बाब्वे की है। तो जिम्बाब्वे भाई हमारे साथ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट वाली टीम है हमारी उसके साथ, है ना जिम्बाब्वे, वहाँ से मालूम पड़ेगा आपको। तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस ना 1980 में मिला, जैसे हमें 47 में मिला, वैसे उन लोगों को 1980 में इंडिपेंडेंस मिला। अब जैसे हमारे देश में इंडिपेंडेंस लाने के लिए बहुत बड़ा पार्टी जो जिम्मेदार थी या फिर जो रिस्पॉन्सिबल थी, वो थी कांग्रेस पार्टी हमारी। तो जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है ना फ्रीडम देने को किसी भी कंट्री को, तो वहाँ से ना उन लोगों का एक छोटा रिश्ता जुड़ जाता है कि भाई ये पार्टी बहुत अच्छी, इसने हमें फ्रीडम भी दिया है। तो कुछ वैसी चीज़ हो गई थी जिम्बाब्वे में। तो जिम्बाब्वे में पार्टी रूल कर रही थी ज़ानू पीएफ, ये ZANUPF, ठीक है, ZANU PF नाम की पार्टी है, वो उस कंट्री में रूल कर रही थी।
अब द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ गया। अब जानु पीएफ के जो लीडर हैं वो थे रॉबर्ट मुगाबे। अब ये जो लीडर है ये सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस वो रूल कर ही जा रहे हैं। अब इलेक्शंस तो रेगुलरली होते थे, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड जानु पीएफ हैपन टू विन ऑल द टाइम, जैसे मेक्सिको में चलता था उसी तरीके से यहाँ पे भी जिम्बाब्वे में सेम सीन चल रहा था। इलेक्शंस तो हो रहे थे लेकिन नाम के जानु पीएफ ही हमेशा विन करने लग गई। मतलब जब भी कोई भी पार्टी इतने साल तक रूल करती ना तो सिंपल सी बात है, किसी भी दूसरे कंट्री वालों के एकदम से कहते हैं ना चौकन्ने हो जाएंगे, वो कान खड़े हो जाएंगे कि भाई एक ही पार्टी कैसे रूल करी, यहाँ पे तो इतने सारे पार्टी हैं हमारे पास। तो ये दिक्कतें आ जाती हैं, ये ठीक नहीं होता है ये। तो उससे समझ आया कि जस्ट बिकॉज रॉबर्ट मुगाबे जो है वो प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे के, उनको पावर में रहना था, इसीलिए वो बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लग गए थे ताकि उनकी ही पार्टी जीते और वही पावर में रहे। तो ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। जैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, वैसे इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार जिम्बाब्वे का बदला है टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। लेस अकाउंटेबल मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर बोलने वाली थी, उनका प्रेसिडेंट जो चाहे कर सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कुछ भी करने के। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रेसिडेंट आपके देश के लिए कुछ निर्णय ले रहा है और बाद में वो कह दे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ उस निर्णय के लिए, मैंने तो ऐसे ही ले लिया था। ये कोई बात नहीं होती है, यहाँ पे तो लोग मोर्चे बिठा लेंगे अगर ये सब होने लग गया तो। ऐसी बात नहीं होती है। तो वही बात होगी कि मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था और मैंने खा लिया, फिर मैं बीमार पड़ गया, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। तो इसको कहते हैं लेस अकाउंटेबिलिटी, ताकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। तो रॉबर्ट मुगाबे ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया ताकि वो अकाउंटेबल हो ही ना अपने किसी भी डिसीजन के। ऐसा कौन सा लीडर है? ऐसे तो हम राजा प्रजा में भी नहीं देखते, राजा तो हमेशा अकाउंटेबल होता है ना जो भी डिसीजन ले। अब बेसिकली वो कर क्या रही थी, जानु पीएफ, उनकी पार्टी क्या कर रही थी कि अपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो है उनको बहुत हरास कर रही थी। वो बेचारे जहाँ पे मीटिंग करने बैठ जाते थे उनको डिस्टर्ब करती थी, उनको उठा देती थी। उसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो इलीगल हो गया। मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, कोई मीम्स नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई जोक नहीं, कुछ ऐसे फलाना ढिमकाना, कुछ चित्रकारी, कुछ नहीं करना, ये सब बैन था, इलीगल प्रैक्टिसेस थे। लॉ को लिमिट कर दिया था कि वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उनके प्रेसिडेंट को, रॉबर्ट मुगाबे, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये सब इलीगल है। टीवी और रेडियो को कंट्रोल कर दिया था बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन कि भाई वो हम सिर्फ अपनी पार्टी का तुम बताओ कि हम कितना अच्छा करें, अपोजिशन पार्टी का मत बताओ। उसके बाद देवर इंडिपेंडेंट न्यूज लेटर्स। इंडिपेंडेंट होते हैं कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हो, किसी भी न्यूज चैनल से जुड़े हुए नहीं रहते, वो अपनी खुद की न्यूज देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हमें ऐसे काफी सारे जर्नलिस्ट मिल जाता है। तो वो इंडिपेंडेंट न्यूज लेटर्स या न्यूज रिपोर्टर्स जो थे उनको भी हरास करने लग गए कि अगर तुम अच्छे से हमारे बारे में नहीं लिखोगे तो भाई हम तुम्हारे तुम्हें ना छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से। फाइनली 2017 में प्रेसिडेंट वॉज किक्ड आउट ऑफ हिज ऑफिस। लोगों को समझ गया और लोगों ने उसको हटा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी टू विन इन डेमोक्रेसी। अप्रूवल होना चाहिए रूलर्स का टू विन द डेमोक्रेसी, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते, बुरे डिसीजंस ले सकते हैं। अच्छे लीडर्स भी अपनी आंखें इसलिए खोलनी चाहिए लोगों को। गलत डिसीजन है तो भाई हाँ गलत डिसीजन लिया है, बोलो मुंह पे कि आपका डिसीजन गलत था, ठीक है, वो भी इंसान है, भगवान थोड़ी है वो। फिर हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन की क्या क्या तुमने क्या वादे किए थे और कौन सी चीजें तुमने की है। अब हम देख लेते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं, ये हम जो बात कर रही है एक्चुअली आइडियल डेमोक्रेसी की बात है। तो आइडियल डेमोक्रेसी तो कहीं पे भी नहीं होती है। आइडियल चीज हो ही नहीं सकती दुनिया में, ये दुनिया आइडियल है ही नहीं, है ना। कोई भी चीज आइडियल सिर्फ किताबों में होती है, टेक्स्ट बुक्स में होती है, पर एक्चुअल जिंदगी में कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती। तो फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक आइडियल डेमोक्रेसी क्या है। तो कंडीशंस फॉर आइडियल डेमोक्रेसी आ जाते हैं। सबसे पहले देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर द नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग द अपोजिशन इन द पीरियड ऑफ इलेक्शंस। यानी कि
अपोजिशन की भी नॉर्मल एक्टिविटी करना, उनको भी हक देना कि भाई तुम भी काम करो, ये करो वो करो, उनको उनके ऊपर हरास ना करना, उनको कुछ दबाना नहीं, ये सब बराबर है। ये नहीं करना है, नहीं दबाना उनको, उनको अपना काम करने दो अपोजिशन पार्टी को, क्योंकि वहाँ पे लोगों को चॉइस मिलेगा, है ना, चूज करने के लिए, तो उनको अपना काम करने दो। Second, this requires that the state should respect same basic rights of the citizen. हर स्टेट को राइट ऑफ द सिटीजन, मतलब कि अपोजिशन पार्टी हो, रूलिंग पार्टी जो भी हो, वहाँ पे राइट ऑफ सिटीजन जो है वो होना ही चाहिए। ये नहीं कर सकते आप कि औरतों को वोट करने का अधिकार ही नहीं है, इस माइनॉरिटी को अधिकार ही नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इसके बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो डेमोक्रेसी में, ठीक है। तीसरा, दे शुड बी फ्री टू थिंक, हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशंस, टू प्रोटेस्ट एंड टू टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब वही है कि तुम कोई भी छोटा बड़ा भेदभाव ऐसा नहीं करना है, लॉ के सामने सारे लोग बराबर हैं। जिसने भी फैक्ट रखा, जिसने भी अपना पक्ष रखा, भाई उसको जो है जस्टिस मिलेगी, सिंपल सी बात है। फिफ्थ पॉइंट ये कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज गार्डियन ऑफ राइट्स शुड प्रोटेक्ट दीज राइट्स। मतलब हमारी जो जुडिशरी होती है एक्चुअली वो देखती है कि भाई जो भी हमारे राइट्स हैं, मतलब वो गार्डियन ऑफ राइट्स है, मतलब जितने भी हमारे राइट्स हैं उसका वो मालिक है, ठीक है, उसका वो गार्डियन है। जुडिशरी का वही काम है कि वो देखती है कि जो भी राइट्स हमारे हैं वो सबको न्यायपूर्वक मिल रहे हैं, सबको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस वही बात है। तो उसका काम है कि ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सिंपल सी बात है। तो जुडिशरी का काम यही है, देखना कि ये सारी चीज़ें बराबर से हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ तक का आज हमने देख लिया डेमोक्रेसी के बारे में। हमने कंडीशंस फॉर आइडियल डेमोक्रेसी में ख़त्म किया है। उसके आगे का पार्ट हम बाद में देखेंगे। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट डेमोक्रेसी का चैप्टर ऐसा ही है, स्टोरीज बहुत सारे, हम बीच में ना वीडियो नहीं रोक सकते, इसलिए तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक में चलेंगे, हम आगे डेमोक्रेसी का और हम देखेंगे। तो बस जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल्स।